सबसे पहले बिहार में एनडीए की महाविजय का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का सफाया करते हुए गर्दा उड़ा दिया है। इस चुनाव में बीजेपी ने अपनी लगभग 90% और जेडीयू ने करीब 85% सीटें जीत ली और इस मामले में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे नहीं रहे और अपनी अपनी सीटों पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और कहा कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। वास्तव में बिहार की जनता ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि कांग्रेस लगभग साफ हो गई और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले बैठे तेजस्वी यादव की आरजेडी 30 से कम सीटों पर आकर सिमट गई। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बार्गेनिंग कर खुद को डेप्यूटी सीएम का उम्मीदवार घोषित करने वाले मुकेश सहनी की पार्टी का भी खाता नहीं खुल पाया, जीरो। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक भाषा, उन पर सीधा हमला विपक्ष को फिर से भारी पड़ा और जनता ने जंगल राज का आरोप जो बीजेपी लगा रही थी उस दौर को याद करते हुए इसे पूरी तरह नकार दिया। एक और बड़ी बात, बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर के स्टार्टअप पर भी ताला लगा दिया है और वो भी एक सीट नहीं जीत पाए। इस चुनाव में एक बार फिर ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में जोरदार प्रदर्शन किया है। 5 सीटें पिछली बार जीती थी, एक बार फिर से 5 सीटें जीती है। आज आपको यह भी बताएंगे वो कौन से दिग्गज है जो इस चुनाव में धराशायी हो गए और वो कौन है जो इस चुनाव में स्टार बनकर बाहर आए। इसके साथ ही इस चुनाव परिणाम से जुड़े हर उस फैक्टर की चर्चा करेंगे जिसने एनडीए की इतनी विशाल जीत की भूमिका तैयार कर दी। लेकिन अगर आज के नतीजों को किसी एक दृश्य से परिभाषित करना हो तो वो दृश्य होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में अपना गमछा लहराकर बिहार के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं और इससे आज के नतीजों की पूरी कहानी बयां हो रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र 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 मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, मोदी, मोदी। बीजेपी दफ्तर की आज की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो पहले वो गमछा हिलाते हुए हवा में दिखाई दिए और उनके तमाम कार्यकर्ता भी जो आगे मौजूद थे वो सब भी गमछा हिलाने लगे। और प्रधानमंत्री की खास तौर पर अगर आप देखें तो मिथिलांचल के कपड़ों को उन्होंने खूब प्रमोट किया है और कई जगहों पर मिथिलांचल में जब हम लोग गए तो वहां पर महिलाएं बार बार कह रही थी कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मधुबनी आर्ट को लेकर इतनी ख्याति दी है उसकी वजह से उनकी बिक्री में इजाफा हुआ है। और इधर मंजूषा आर्ट वाले भी आस लगाए बैठे थे गया भागलपुर के आसपास की उसकी भी चर्चा हो जाए। ये तस्वीरें आज काफी कुछ कह रही हैं, इनमें आपको कई बड़े संकेत मिल जाएंगे। सबसे बड़ा संकेत तो पश्चिम बंगाल को लेकर छिपा है क्योंकि माना जाता है कि गमछा शब्द बंगाली भाषा के गामूसा शब्द से आया है और आप सब जानते हैं कि अब बिहार के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं जहां बीजेपी आज तक एक भी चुनाव नहीं जीती है। गमछे को बिहार और पश्चिम बंगाल में किसानों और मजदूर वर्ग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और ये ग्रामीण लोगों से भी जुड़ा हुआ है जिन्होंने इस बार के चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। बिहार में आज भी 60% आबादी गांवों में रहती है और राज्य की 243 में से 201 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में है जहां अब तक बीजेपी को कमजोर माना जाता था। लेकिन इस बार बीजेपी और एनडीए ने इन 201 सीटों में से 167 सीटों पर जीत दर्ज की, 167 आउट ऑफ 201। ये जो आम चेयर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट बैठते हैं जो दिल्ली से बिहार को समझने की कोशिश करते हैं वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि अगर आज इस तरह की प्रचंड जीत आई है और ग्रामीण इलाकों में 167 सीटें 201 में से लाता है एनडीए तो आप समझिए कि ये सबके लिए हैरानी की बात। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराकर बिहार के लोगों का आभार जताया।
गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। वैसे ये गमछा ये भी बता रहा है कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने गर्दा उड़ा दिया। आज पीएम ने भी वहां कहा, ऐसा गर्दा उड़ाया है कि बीजेपी के समर्थक सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि अब की बार छप्पर फाड़ बिहार। बिहार में इस बार एनडीए को छप्पर फाड़ सीटें मिली है। इस तरफ देखिए, ये जो स्क्रीन है ये लगातार आपको दिख ही रहा है। 89 सीटें बिहार में जीती है। 101 सीटों पर लड़कर बीजेपी ने 85 सीटें जीती है। जेडीयू ने 4 सीट पीछे है। वहीं 29 सीटें लड़कर जीते हैं एलजेपीआर ने, और 9 सीटें कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी लेकर आई। बिहार में इस बार एनडीए को छप्पर फाड़ सीटें मिली हैं और इस जीत के साथ एनडीए ने एक नया इतिहास रच दिया है। देखिए, बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। अब आपको उन 10 बातों के बारे में बताते हैं जिनमें आज के नतीजों का पूरा विश्लेषण छिपा है, और अगर आपने ये विश्लेषण देख लिया तो आपको पूरा चुनाव समझ में आ जाएगा। इनमें सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में इस बार लीडरशिप फैक्टर सबसे ज्यादा हावी रहा। बिहार की आम जनता ने महागठबंधन को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आप सोचिए, मतलब क्या ही कहा जाए। 5 सीटें तो ओवैसी ले आए हैं और कांग्रेस 6 पर है। प्रचंड बहुमत से एनडीए के मजबूत नेतृत्व को चुना है बिहार की जनता ने, और इसके पीछे भी मुख्य रूप से 3 आधार रहे। इनमें पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता। दूसरा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की जो छवि है, उनके खिलाफ 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का नहीं होना। और तीसरा है एनडीए का मजबूत गठबंधन जो सोशल अलायंस बना जातियों का। इस बार के नतीजों में जंगल राज का मुद्दा भी हावी रहा। एनडीए ने साबित कर दिया कि बिहार की आम जनता आज भी ये आरजेडी के जंगल राज को भूली नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि लालू यादव की जो विरासत, मतलब आप सोचिए, तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति को आप देखिए तो शुरुआत कहां से हुई। लालू यादव की लेगेसी की बिसात पर ही तो उनकी नींव रखी गई, उनकी पॉलिटिक्स की। पता चलता है कि लालू यादव की जो विरासत अब तक तेजस्वी यादव के लिए उनकी ताकत मानी जाती थी, वो विरासत जंगल राज के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के लिए बोझ बन गई। और इसीलिए चुनाव आते आते आरजेडी के पोस्टर से तेजस्वी तो रहे, लेकिन लालू गायब हो गए, उनकी फोटो हटा दी। इसका असर हमने चुनाव में भी देखा था, जब आरजेडी के बड़े बड़े पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर गायब रही, जबकि लालू यादव अब भी आरजेडी के अध्यक्ष हैं। तीसरा, इन चुनाव में एनडीए के एन फैक्टर ने अपना जबरदस्त असर डाला, और इस एन फैक्टर का मतलब है नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी। बिहार की आम जनता ने इस जोड़ी पर अपना पूरा विश्वास दिखाया। दोनों पार्टियों को भर भर के सीटें दी। मतलब अभी भी कई लोगों के लिए, बीजेपी वालों को भी यकीन हो रहा होगा, जेडीयू वालों को, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस है, 101 सीटें लड़कर ऐसी परफॉर्मेंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनकी विश्वसनीयता, उन पर भरोसा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के शहरी ग्रामीण मतदाताओं को अपनी नीतियों से साधने की कोशिश की। इनमें ग्रामीण वोटर्स को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया, जबकि शहरी वोटर्स को विकास के मुद्दे पर साथ लाया गया। बिहार की आम जनता ने यह भी बता दिया कि जो डबल इंजन की सरकार से खुश हैं और उन्हें नरेंद्र और नीतीश की इस जोड़ी पर पूरा भरोसा है। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि इन चुनाव में 2 टीमों के बीच मुकाबला था, जिनमें एनडीए की टीम से सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और कई चौके छक्के लगा दिए, लेकिन महागठबंधन की टीम में सभी पार्टियां कम स्कोर पर आउट हो गई। वीआईपी मुकेश सहनी, नया रिकॉर्ड बन रहा था। डेप्यूटी सीएम के लिए नाम अनाउंस किया गया था, लेकिन वो 0 सीटें 0 पर डक पर आउट हो गए। सबसे पहले तो आप एनडीए की टीम से बीजेपी को देखिए, जिसने गर्दा वाकई उड़ा दिया है। बीजेपी ने 101 सीटें लड़ी। 90 सीटों पर अभी तक जो स्थिति है उसमें वो आगे थी। अब ये आंकड़ा 89 हो गया है। उसका स्ट्राइक रेट वही लगभग 89 से 90% के बीच रहा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि बीजेपी के सामने कोई टक्कर में नहीं था। अब नीतीश कुमार की जेडीयू का स्ट्राइक रेट देखिए, 101 सीटों पर 85, उनका भी यही है, 84 to 85% का स्ट्राइक रेट। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 28 में से 19 सीटें जीती हैं, 68% उनका स्ट्राइक रेट रहा। जीतन राम मांझी की हम पार्टी ने 6 सीटों में से 5 जीत ली,
83% स्ट्राइक रेट। संक्षेप में कहें तो एनडीए की सभी पार्टियों ने विस्फोटक अंदाज में बैटिंग की, लेकिन अब आप महागठबंधन के खिलाड़ियों का हाल देखिए। आरजेडी 143 सीटों पर लड़े और उनमें से सिर्फ 24 सीटों पर चुनाव जीता। स्ट्राइक रेट 17%। कांग्रेस 61 सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 10%। मुकेश सहनी की वीआईपी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ा। मुकेश सहनी को तो महागठबंधन ने अपना उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन उनकी वीआईपी का खाता नहीं खुला। मुकेश सहनी 0 पर आउट हो गए। अब जरा इन दो पार्टियों पर भी नजर डाल लीजिए, जिनमें एक है प्रशांत किशोर की जन स्वराज और दूसरी है तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुल पाया। कई सीटों पर तो उनकी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले और इसका मतलब यह हुआ कि बिहार की जनता ने साफ कह दिया है कि उन्हें प्रशांत किशोर का जो पॉलिटिकल राजनीतिक स्टार्टअप था वो नहीं चाहिए। कई लोग तो आज मैसेज भेज रहे हैं कि सीटें नहीं मिली है, उससे कहीं ज्यादा बार तो आप लोगों ने इंटरव्यू कर दिया है। दूसरी तरफ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का जनशक्ति जनता दल है और इस पार्टी ने 45 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसका भी खाता नहीं खुला। खुद तेज प्रताप यादव अपनी महुआ सीट से चुनाव हार गए। अब देखिए चौथा, बिहार के लिए यह कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति यहीं पर होती है और यहां से जाति है कि जाति नहीं। लेकिन आज के नतीजे बताते हैं कि बिहार के लोगों ने इस बार जाति से ऊपर उठकर अपना जनादेश दिया है। जिस तरह बिहार में एनडीए ने 243 में 203 सीटें जीती हैं, उससे यह पता चलता है कि यह जीत सभी पार्टियों और वर्गों के वोटों के बिना मुमकिन ही नहीं हो सकती और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस बार एनडीए को यह जीत जातियों से परे जाकर मिली है। पांचवा, इन नतीजों से यह भी पता चलता है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमला हुआ, तब तक आम जनता उनके पक्ष में एकजुट हुई, वरना बीजेपी की इस तरह की परफॉर्मेंस। इस बार तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वोट चोर, गद्दी चोर, कांग्रेस पार्टी का यही नारा ही था राहुल गांधी का। अपनी रैलियों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए जनता के सामने नाच भी सकते हैं और अगर आपको याद हो उनकी मां का जो एआई वीडियो बनाया गया था वो भी एक बड़ा बवाल बना। लेकिन इस तरह के डायरेक्ट हमलों से विपक्षी दलों को भारी नुकसान हुआ। बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों ने पिछली घटनाओं से भी सबक नहीं लिया और साल 2019 में जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, तब बीजेपी लोकसभा चुनाव में 303 सीटें लेकर आई थी। इस बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा था, बीजेपी फिर से 90% के आसपास का स्ट्राइक रेट लेकर आई है। या आपको यह भी देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी बनी है। इससे यह भी पता चलता है कि इस बार बिहार के आम लोगों का झुकाव पूरी तरह से बीजेपी की तरफ था और बिहार में मोदी मैजिक अब भी बरकरार है। इस मोदी मैजिक के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो है ही, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनका मजबूत जुड़ाव भी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए कुल 3 बार बिहार में बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं और संगठन में जान फूंकने की कोशिश की। चैलेंज बड़ा है। आप बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो हताश ना हो जाए कि कब तक हमको नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत की रणनीति को धार दी और यह भी बताया कि कैसे एक नेता अपने कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है, उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। वो 3 बार ऐसे कार्यक्रम करते रहे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीविका दीदियों को संबोधित किया, जबकि विपक्ष के नेताओं में ऐसा नहीं दिखा। महागठबंधन के बड़े बड़े नेता जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बिठाने में नाकाम रहे। सीधा असर प्रदर्शन पर पड़ा। छठा बड़ा पॉइंट यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन राज्यों में कमजोर हुई थी और उसे पहले से कम सीटें मिली थी, उन सभी राज्यों में अब वो विधानसभा चुनाव में वापसी कर रही है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बाद अब जो बीजेपी के समर्थक हैं उनमें यह भावना पैदा हुई कि वो प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को जिताना चाहते हैं। आप खुद देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और एनडीए को ज्यादातर राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है। जम्मू कश्मीर और झारखंड को छोड़ दीजिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 53% सीटें जीती। महाराष्ट्र में 79% सीट्स जीती। दिल्ली में 69 यानी लगभग आप सोच लीजिए 69-70% सीट्स
और अब बिहार में 83% सीटों पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बड़ा पॉइंट यह है कि इस बार ऐसा लगा कि बिहार में एमवाई फैक्टर के मायने बदल गए। एमवाई अब तक आपने सुना था पारंपरिक रूप से आरजेडी जिसको साधती थी। पहले के चुनाव में मुस्लिम प्लस यादव का एमवाई फैक्टर हावी रहता था, लेकिन इस बार महिला प्लस युवा के एमवाई फैक्टर ने सारे समीकरण बदल दिए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए, उससे एनडीए की महिलाओं के बम्पर वोट एनडीए को मिला, जबकि 1 करोड़ रोजगार के वादे पर युवाओं ने भी एनडीए पर अपना भरोसा जताया, क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि 1 करोड़ रोजगार की बात की। इससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने भी इस नए एमवाई फैक्टर को साधने के लिए महिलाओं को एक मुश्त 3,000 रुपए और हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन तेजस्वी यादव के प्रण पर बिहार की जनता ने विश्वास नहीं दिखाया। एनडीए इन चुनाव में महागठबंधन से बहुत आगे निकल गया। यहां इन नतीजों के बाद एक सवाल यह भी है कि क्या बिहार में आरजेडी से मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी छिटक रहा है। बिहार में कुल 85 सीटें ऐसी हैं, 85 सीट्स 243 में, जहां मुस्लिम और यादव वोटों को निर्णायक माना जाता है। लेकिन इस बार इन 85 सीटों में से 69 सीटें एनडीए ने जीती हैं और महागठबंधन को सिर्फ 11 सीटों पर जीत मिली है। बिहार में एनडीए की इस शानदार जीत के पीछे गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा योगदान है, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। सबसे पहले अमित शाह ने बागी नेताओं से बात की और इस बात को सुनिश्चित किया कि ये बागी नेता एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़कर उनका नुकसान ना करें। इसके लिए अमित शाह 2 से 3 दिन तक किसी कार्यक्रम में नहीं गए और उन्होंने कोई रैली नहीं की, सभा नहीं की, बस बागी नेताओं से खुद बात की और खुद उन्हें मनाया। दूसरा, उन्होंने एनडीए को एकजुट रखने का काम किया। एनडीए में सभी दलों के बीच आसानी से टिकट बंटवारा हुआ और बीजेपी इस बात पर मानी कि बावजूद इसके कि 2020 के चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था बीजेपी के मुकाबले, उन्होंने बराबरी की सीटें दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 12-12 सीटें दोनों को आई थी। 101 पर बीजेपी, 101 सीटें जेडीयू लड़ी। महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर वहीं दूसरी तरफ मतभेद हुए। कई सीटों पर आखिरी वक्त तक सहमति नहीं हुई। सब अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था और इधर कह रहे थे टीवी पर कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तीसरा काम अमित शाह ने यह किया कि उन्होंने चिराग पासवान की एलजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन को संभव बनाया और यह गठबंधन विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ। और इस सब के साथ अमित शाह ने माइक्रो प्लानिंग के तहत एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे एनडीए के घटक दलों को एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो सके और इसके लिए उन्होंने सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके साथ संपर्क को लगातार बनाए रखा। मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूं कि जब अमित शाह बिहार में कहीं रैली करने के लिए जाते थे तो वहां स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात होती थी। मिथिला हाट में जहां पर हमने इंटरव्यू किया, तमाम रैलियां करके जब वहां पर वो पहुंचे, उसके बाद पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिले, प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में। और ये अक्सर एक बड़े हॉल में होता है या जहां पर भी जगह मिल जाती है और वो क्लोज डोर होता है, कार्यकर्ता और अमित शाह। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज जो आप नतीजे देख रहे हैं उसके पीछे जमीनी स्तर पर किस तरह की मेहनत हुई है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का फिनिशिंग टच दिखा और इसको अंतिम मुहर माना जा रहा है, क्योंकि पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था, अब ये प्रधानमंत्री मोदी का हर चुनाव में एक पैटर्न है। जिस भी राज्य में चुनाव होता है वहां प्रधानमंत्री मोदी एक भव्य विशाल रोड शो के साथ और खासतौर पर ज्यादातर राजधानी में अपने चुनाव प्रचार को विराम देते हैं। और ये फिनिशिंग टच बीजेपी के लिए, एनडीए के प्रदर्शन के लिए शानदार बन जाता है। और आज के नतीजों में चुनाव आयोग के लिए भी एक संदेश छिपा है और वो संदेश ये है कि इस बार बिहार के 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स में से 5 करोड़ लोगों ने अपना वोट डाला है। और जब 5 करोड़ लोग अपनी नई सरकार चुनने के लिए चुनाव आयोग के मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बिहार की आम जनता को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और चुनाव आयोग इस अग्नि परीक्षा में पास हुआ है। और अब आप ये देखिए कि 4 जून को जब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी तब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के इसी बीजेपी मुख्यालय में काफी मायूस दिख रहे थे। लेकिन आज जब वो बीजेपी के इसी दफ्तर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि अब 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद बिहार में ऐतिहासिक जीत से बीजेपी ने बहुत बड़ी वापसी कर ली है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी,
मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, मोदी, मोदी। बीजेपी के नजरिए से अगर आप इस जीत को देखिए तो जीत बहुत बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी है तो इसका आप समझ रहे हैं कि क्या मायने हैं। प्रधानमंत्री जब वहां बीजेपी दफ्तर में पहुंचे, जबरदस्त जोश तो वहां पर था ही, लेकिन 42 मिनट का भाषण उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब कट्टा सरकार कभी वापस नहीं आएगी। उन्होंने छठी मैया के जयकारे भी लगाए और ये भी कहा कि जो छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं वो बिहार की क्या इज्जत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और ये कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन गई है और आगे चलकर कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो सकता है। सुनिए। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। देखिए, राजनीति में किसी भी नेता का वजन इस बात से तय होता है कि उनके चेहरे पर उनकी पार्टी को कितने वोट मिलते हैं और क्या उनमें वो मैग्नेट फैक्टर है जो उनकी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित कर सके, देश के नागरिकों को वो अपनी तरफ खींच सके। लेकिन अगर आप आज के नतीजे को देखेंगे तो इनसे ये पता चलता है कि महागठबंधन के पास राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के रूप में जो दो बड़े चेहरे थे वो अपनी पार्टियों को जरूरी वोट दिलाने में नाकाम रहे। तेजस्वी यादव ने कुल 171 रैलियां की थी लेकिन वो अपनी पार्टी को सिर्फ 25 सीट ही दिला पाए। आरजेडी वही पहुंच गई है जहां वो साल 2010 में थी। साल 2010 में आरजेडी ने सिर्फ 18 सीटों पर चुनाव जीता था और तब भी एनडीए की जीत में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका थी। 2005 के बाद से नीतीश की सरकार चल रही है, उन्होंने अपना महिला वोट बैंक बनाया, लेकिन जो हालत उस वक्त हुई थी आरजेडी की, उसके बाद यही स्थिति दिख रही है। आज भी महिला वोटर्स ने एनडीए की जीत में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तेजस्वी यादव की तरह राहुल गांधी कांग्रेस को वोट दिलाने में नाकाम रहे। राहुल गांधी ने बिहार के 25 जिलों में वोटर यात्रा निकाली थी और चुनाव प्रचार में कुल 15 रैलियां की थी, लेकिन जिन सीटों पर रैलियां हुई उनमें कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत पाई। इसके जवाब में बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी के लिए खूब वोट इकट्ठा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 रैलियां की, एक रोड शो किया। असर 115 सीटों पर हुआ और इनमें से 103 सीटें एनडीए ने जीती। इसी तरह अमित शाह, जिनकी रैलियों का जीत का स्ट्राइक रेट 92% रहा, 92%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 84% रहा। नीतीश कुमार की रैलियों का स्ट्राइक रेट 82% रहा। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि एनडीए की तुलना में महागठबंधन के नेता अपनी पार्टियों को जीत के लायक वोट नहीं दिला पाए। इनमें कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। आपको यकीन नहीं होगा कि राहुल गांधी सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लिए व्यूज तो लाखों करोड़ों में ला रहे हैं, लेकिन वो चुनावों में अपनी पार्टी को वोट नहीं दिला पा रहे। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव को लेकर जितने भी वीडियोस और रील्स यूट्यूब पर अपलोड किए, सोशल मीडिया पर अपलोड किए, उन्हें यूट्यूब वाले में 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले, लेकिन जब वोटों की बात आई तो कांग्रेस को 63 सीटों पर 43 लाख की वोट मिले, जो अन्य दलों को मिले वोटों से काफी कम है। ऐसे ही नेता है प्रशांत किशोर। अगर आप YouTube पर उनके इंटरव्यूज का व्यूज देखेंगे तो व्यूज बहुत है, लेकिन वोट आप देख रहे हैं, यानी व्यूज इज नॉट इक्वल टू वोट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी बीजेपी को हटाने की बात करते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि देश में 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कांग्रेस सिंगल डिजिट पार्टी बन गई है। आज दिल्ली, सिक्किम, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है, जबकि मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, गोवा और अब बिहार में कांग्रेस के 5 से कम विधायक हैं। सोचिए,
जिन राज्यों में लोकसभा की 39% सीटें हैं, उन राज्यों में तो कांग्रेस की हालत क्षेत्रीय पार्टियों से भी खराब है। लेकिन इस बात पर कांग्रेस के नेता ज्यादा मंथन नहीं करते। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, संस्थाओं से लड़ते हैं। चुनाव कब लड़ेगी कांग्रेस पार्टी? 6 पर वो है और 5 सीटें तो वैसी ले गए। आज देश भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है, जिनके जीवित रहते हुए कांग्रेस ने बिहार में एक भी चुनाव नहीं हारा था। लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो वैसी की पार्टी ने बिहार में, ज्यादा नहीं है, 5 सीटें उनकी आई हैं, 6 पर अभी आगे है कांग्रेस। आज कांग्रेस को सोचना होगा कि अगर AIMIM जैसी पार्टियां भी बिहार में आकर इतनी सीटें हासिल कर ले रही हैं, तो इसके लिए भी वो चुनाव आयोग को दोषी ठहराएगी या वो संगठन स्तर पर अपनी खामियों की समीक्षा करेगी? गठबंधन को अनाउंस करने में लेट, अंदरूनी कला, ये सब वजह है। वैसे इस बिहार के लोगों ने ऐसा जनादेश इस बार दिया है कि अब नीतीश कुमार चाहकर भी भविष्य में पाला बदलकर विपक्ष के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। इस बार JDU को 85 सीटों पर जीत मिली है, जबकि पूरे महागठबंधन को 35 सीटों पर। और ये आंकड़ा होता 120 सीट का, जबकि सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है। जब आप NDA के तमाम सहयोगियों को जोड़िएगा, जिसमें 89 सीटें बीजेपी की, 19 LJP की, 9 अन्य, तो ये बहुमत के दम पर बहुत करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब बिहार में नीतीश कुमार अगले 5 साल तक पाला बदलकर महागठबंधन के साथ सरकार नहीं बना पाएंगे, और ये बात राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी एक बड़ा संकेत देती है। इससे अब ये होगा कि जिस तरह केंद्र में JDU मोदी सरकार के लिए जरूरी है, ठीक उसी तरह बिहार में अब BJP नीतीश सरकार के लिए जरूरी है। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि सिर्फ सीटों में ही नहीं, बल्कि वोटों में भी महागठबंधन NDA से काफी पीछे रह गया है। महागठबंधन को 38% वोट मिले, जो पिछली बार से इजाफा है, जबकि NDA को उससे 10% ज्यादा 48% वोट मिले। इससे यह भी समझ आता है कि बिहार में इस बार जो 10% मतदान बढ़ा था ना, वो पूरा का पूरा मतदान बीजेपी के पक्ष में गया, और बिहार में अब तक की सबसे ज्यादा वोटिंग नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार को बरकरार रखने के लिए हुई है। अगर संख्या के हिसाब से देखें तो NDA को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले, महागठबंधन को 1 करोड़ 70 लाख। NDA लगभग 51 लाख वोटों से आगे रहा। हालांकि RJD ने सबसे ज्यादा 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसीलिए RJD को पूरे बिहार में सबसे ज्यादा 23% वोट हासिल हुए, जबकि बीजेपी को 20%, JDU को 19%, कांग्रेस को 9% वोट हासिल हुए। अब इस सवाल पर आते हैं कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाया, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था आज दिन में जब लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे ही पीछे चल रहे थे, लेकिन अंत होते होते राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव जीत गए हैं। अगर तेज प्रताप यादव की बात करें तो उनकी जनशक्ति जनता दल है, उसने कुल 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 1 सीट जीती है। महागठबंधन की तरफ से लेफ्ट पार्टी की हार हुई थी। इस सीट का नाम अगियाओं है, और यहां लेफ्ट पार्टी 95 वोटों से हारी है, जबकि तेज प्रताप यादव की पार्टी को इस सीट पर 1326 वोट मिले। बाकी किसी सीट पर इस पार्टी को मिले वोटों से महागठबंधन के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा। खुद हार गए महुआ से तेज प्रताप यादव। जिस राघोपुर सीट पर तेजस्वी यादव चुनाव जीते, वहां भी तेज प्रताप यादव की पार्टी को कितना वोट मिला? 709 वोट। इसी तरह तेज प्रताप यादव जिस महुआ सीट से चुनाव हो रहे, वहां तेजस्वी यादव ने RJD के मुकेश कुमार रोशन को टिकट दिया था, जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव इस सीट पर तीसरे स्थान पर रहे। अगर उन्हें RJD के वोट मिल भी जाते, तब भी वो चिराग पासवान की पार्टी से 10,000 वोट पीछे रहते। और इसीलिए जो कोई भी ये बात कर रहा है कि तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव ने आपस की लड़ाई में एक दूसरे का नुकसान किया है, तो ये बात पूरी तरह से गलत दिख रही है। बल्कि असदुद्दीन ओवैसी महुआ की सीट पर 15,000 वोट लेगा, तो माना जा रहा है कि वो भी एक फैक्टर रहा उनको तीसरे पोजीशन पर पहुंचाने में। मुस्लिम वोट चला गया। सच ये है कि इस बार महागठबंधन किसी भी तरह से मुकाबले में था ही नहीं, और NDA को हर तरह से बढ़त और मजबूती इन चुनावों में मिली है। बिहार में बीजेपी और JDU गठबंधन की जीत के विश्लेषण के बाद अब आपको इस जीत का सेलिब्रेशन दिखाते हैं। उम्मीदों के परे जाकर जिस तरह का प्रदर्शन NDA का रहा है, उत्साह दोगुना है। अलग अलग हिस्सों में NDA कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त जश्न मनाया। ये तस्वीरें पटना में CM नीतीश कुमार के आवास की है, जहां ऐतिहासिक जीत की खुशी में JDU कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया।
बिहार की हॉट सीट मोकामा में जेडीयू के अनंत सिंह ने वीणा देवी को हरा दिया, जिसके बाद अनंत सिंह के आवास में भव्य भोज के साथ जबरदस्त जश्न मनाया गया। तस्वीरें खूब चर्चा बटोर रही हैं, देखिए। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर कल से मिठाई और भोज की तैयारियां चल रही थी और आज जैसे ही अनंत सिंह की जीत का ऐलान हुआ, जश्न और भोज शुरू हो गया। दावा किया गया कि इसमें लाखों लोगों के लिए खाना बनाया गया था। मोकामा सीट पर दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला होने के कारण ये चुनाव पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन जेल में रहते हुए भी अनंत सिंह ने अपनी मजबूत पकड़ और राजनीतिक अनुभव के दम पर जीत का परचम लहरा दिया। अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, लेकिन उनकी जीत का जश्न पहले से ही पटना स्थित उनके आवास और पार्टी ऑफिस में शुरू हो गया। उनके समर्थक और शुभचिंतकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और हजारों लोगों को भोज खिलाया। और अब आइए आपको चिराग पासवान का इंटरव्यू दिखाते हैं, जो ये बता रहे हैं कि एनडीए को बिहार में यह ऐतिहासिक जनादेश कैसे मिला है और किन मुद्दों पर मिला है। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में ही रहूंगा, लेकिन क्या मंत्री पद चाहिए, उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, इस पर कमिटमेंट नहीं किया कुछ। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एलजेपी-आर और उसार का अर्थ है उनके पिता का नाम रामविलास। तो आप सोचिए कि उनके लिए ये कैसी लड़ाई रही है। वो न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, इसी के साथ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। 29 सीटों पर आप चुनावी मैदान में उतरे थे, 19 पर आपको जीत मिली है। एक सीट जो कि मढ़ौरी की सीट थी, वहां से सीमा सिंह आपका जो कैंडिडेट थी उनका रद्द हो गया था। इस जीत का श्रेय आप किस बात को देना चाहेंगे? एनडीए पर मैं बात में आऊंगी। आज मैं चिराग पासवान से बात करना चाहती हूँ। 2010 में जितना मुझे याद है आपकी 3 सीटें आई थी, 2015 में 2 सीटें हो गई थी और फिर पिछली बार भी जब आप आमने सामने लड़े आपने जेडीयू को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन आपकी सीट 0 आई थी। इस बार 19। बिहार आपसे क्या कह रहा है? मैं ये मानता हूं कि बिहार और बिहारी सबसे पहले तो ये श्रेय से बिहारियों को जाता है कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया है। जनता ने इस बात पर विश्वास किया। इस बार मैं जरूर, अब क्योंकि अब आप चिराग पासवान से आपका ये सवाल था, तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट भी मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसमें जरूर रहा है। 2020 में अंजना जी जिसका जिक्र आपने किया, मैंने अकेले चुनाव लड़ा और यूनाइटेड एनडीए ना होने की वजह से जो हम लोगों को नुकसान हुआ, जिसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने लिया और जिनको अहंकार इस बात का आ गया था कि शायद उनकी काबिलियत की वजह से उनका परफॉर्मेंस रहा। बट उस वक्त मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी रहता तो भी हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहता और तब भी शायद राजद 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, जो इस बार देखने को मिला भी। मेरा अगला सवाल भी चिराग पासवान और एलजेपी-आर को लेकर है, उसके बाद मैं एनडीए पर जाऊंगी। और वो सवाल ये है कि इस बार भी चुनाव जब लड़ा जा रहा था, कई एग्जिट पोल के जो पोलस्टर्स थे, कई एक्सपर्ट्स थे, वो आपको पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर कई चीजों पर ये लग रहा था कि नहीं चिराग जी का तो इस बार ठीक है, वो 100% का स्ट्राइक रेट लोकसभा में हुआ, वो फ्लूक हो गया। इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है आपके अंदर कि हमने सबको गलत साबित किया और 172 सभाएं की हैं जितना मुझे याद है आपने। अंजना जी, पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट अगर आप 2014 से अगर आप देखिएगा तो 14 में भी सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे मेरी पार्टी को, जब हम लोग 7 में से 6 जीते थे। और उस वक्त ये कह के दे रहे थे कि बस ये बाप बेटा ही सीट जीत रहे। उस वक्त मेरे पिता चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से, मैं जमुई से, और ये कहा जा रहा था कि बस बाप बेटे की सीट निकल रही है और कोई नहीं जीत रहा। जबकि हम लोग 7 में से 6 जीते। 19 में भी जबकि मैं 6 में से 6 जीता, उस वक्त भी 2 ही सीटें दी जा रही थी, एक मेरी और एक हाजीपुर की सीट। और 2024 में तो हद थी कि मुझे मात्र 1 सीट दी जा रही थी, सिर्फ मेरी हाजीपुर की सीट दी जा रही थी और मेरी बाकी सारी सीटों को जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा था मैं 5 की 5 जीता। अगेन इस बार भी यू आर राइट, बहुत तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। इवन वोटिंग से पहले ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि जेडीयू का कैडर टर्न अप नहीं हो रहा, जेडीयू लोजपा में सहजता नहीं है, मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान के बीच में अभी भी दरारें हैं, जबकि वो
छठ महापर्व पे खरना के प्रसाद के लिए मेरे घर भी आया, उसके बाद भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था। सीएम उन्हीं को बनना चाहिए, नीतीश कुमार को? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके एक और चाचा हैं बिहार में जो इस बार अलग पार्टी बना के, और वो एक बिटर फेज आपकी लाइफ का रहा जब उन्होंने जो कुछ किया आपके साथ किया। उस चाचा के लिए 2 शब्द। पारस चाचा। नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने अपना धर्म मैंने निभाया था, क्योंकि मैं इसको परिवार की लड़ाई नहीं बनाना चाहता था। वो एक सीट पे, कई सीटों पे लड़े, खैर बाकी सीटों पे तो ये कह के लड़े कि चिराग को मैं हराने के लिए लड़ रहा हूं, बट उसका कोई असर हुआ नहीं। माँ ने क्या कहा आज? ओह, शी इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं वो। पर उससे ज्यादा मुझे ये पता है कि पापा खुश होंगे, जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे। एक लंबे समय के बाद पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 20 साल लगे विधानसभा में हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लगभग 68 से 70% आपका स्ट्राइक रेट है। क्या चाहिए अब चिराग जी को वहां पर डेप्यूटी सीएम? क्योंकि आप ही ने कहा कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए, मंत्री पद कितना चाहिए, क्या चाहिए? कुछ तो सोचा होगा आपने। अंजना जी, आप हमेशा जानती हैं कि मैं मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं मानता हूँ कि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं। आपने नेगोशिएशंस के दौरान भी देखा, मैंने कभी तब तक बातचीत नहीं की जब तक और ये अभी का ही नहीं, मैंने हमेशा इस मर्यादा को निभाया है। जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाती, चयन नहीं हो जाता, प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो जाते, कोई मतलब नहीं बनता वाया मीडिया ये सब बातें करने का। मुझे लगता है आजकल में बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन होंगी, एंड देन इवेंचुअली हम सारे घटक दल फिर से बैठेंगे। शपथ कब होगी, किसकी क्या भूमिका रहेगी, सरकार में किसकी कैसी हिस्सेदारी रहेगी, ये तमाम चीज़ें बैठ के तय कर ली जाएंगी। ये पूरा इंटरव्यू कल आप आज तक पर देखेंगे। इसके आगे मैंने पूछा था पटना रहेंगे या दिल्ली, तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली ही रहूंगा। तो खुद अपनी महत्वाकांक्षा वहां के लिए नहीं, पार्टी के लिए क्या करते हैं नजर आएगी। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी सीमांचल की 5 सीटों पर चुनाव जीता है। आज मैंने एक खास इंटरव्यू उनका भी किया, सुनिए। तो बिहार के चुनावी नतीजों लेकर, रुझानों को लेकर, और नतीजे आए हैं जिन 5 सीटों में सीमांचल के जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल की है। 5 का अपना स्कोर कार्ड उन्होंने 2020 से लेकर 2025 तक बरकरार रखा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के अध्यक्ष और सांसद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी जी, वैसे तो बिहार के चुनाव में मैं वहां पर कवर करने गई थी और आंख मिचोली खेल रहे थे आप मेरे साथ। जब मैं पूर्णिया पहुंची तो आप किशनगंज चले गए, किशनगंज कोशिश की तो अब तक आप इधर पूर्णिया में कहीं पर सभा कर रहे थे। इंटरव्यू आपका नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा है आज हो रहा है। जोकीहाट आप पिछली बार भी जीते थे, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और वापसी। अब दिलचस्प ये है कि अमौर सीट वही है जहां पर आपके इकलौते विधायक अख्तरुल इमान आपके साथ टिके रहे। और एक बार फिर से आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे, और आपकी नजर में ये जो रिजल्ट है एकदम सुनामी है एनडीए के लिए, इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने फजल से अपनी रहमत हम पर बरसाई, और सीमांचल की जनता का, वहाँ के तमाम वोटर्स का, हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर ईमान साहब का, और जितने लोग महाराष्ट्र से इम्तियाज़ साहब आए, मुफ्ती इस्माइल साहब आए, शौकत यूपी से आए, सब लोग आए कलेक्टिवली, बलाला आए, सब लोग मेहनत किए। और मगर क्रेडिट जाता है वहाँ के सीमांचल की जनता को कि उन्होंने हम दोबारा हमको कामयाब किया और उन लोगों को पैगाम दिया जो हमारे MLAs को तोड़ कर ये समझ रहे थे कि MIM ख़त्म हो जाएगी और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मगर रिश्ता इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी ज़िंदा रहेगा, तब भी रहेगा, मेरे मरने के बाद भी रहेगा। अब जहाँ तक आपसे आँख मुचोली का सवाल है मैडम, लाइटर वेन में आपसे आँख मुचोली खेलने मज़ा आता है। अब चुनाव के दौरान में हम क्यों एक देश की सबसे बड़ी एंकर से इंटरव्यू देना पसंद नहीं करेंगे, मगर चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप पूर्णिया पे थे, मैं किशनगंज में बेस था, तो इसलिए आपसे इंटरव्यू नहीं हो सका। आप इसको गलत मत लीजिए, मगर आपके कलीग को मैंने इंटरव्यू दिया। अब आपका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहा हूँ कि आपने हमेशा हमको स्पेस दिया है, आपने हमको पूछा है और उससे हमको फ़ायदा भी होता है। मगर उस वक्त ऐसा हो गया था कि
मुश्किल था बहुत मिलना। अब आते हैं असल और सवालों आज पर, का क्योंकि अभी रिजल्ट तो जो है, वार्मिंग मैं अप राउंड चल रहा था। बिहार की जनता का जो मैंडेट है हाँ। उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अभी वार्मिंग अप राउंड अप चल रहा था। अब जो फिरकी आपकी पार्टी ले रही है कांग्रेस पार्टी पर, उस पर मैं शुरुआत करूंगा। हाँ, ये जो पोस्ट किया आपके AIMIM बिहार ने, आपने पढ़ा है? कांग्रेस ने वोट काट कर हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, वरना हम 15+ सीट जीत रहे थे। आपको अब तक वोट कटवा कहा जा रहा था, बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था। अब आप कांग्रेस पार्टी को मतलब घाव पर नमक छिड़कने निकले हैं। उनको कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अब AIMIM का वोट काट रहे हैं। नहीं, मैं तो कहूँगा हमारे बिहार यूनिट से कि इस तरह का कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, वरना फिर हम में और दूसरों में फ़र्क क्या रहेगा? ये बोलते रहेंगे। अब हमको अपना काम करना है, जनता का फैसला है। अब उससे हम क्या कर सकते हैं? या बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया है, हम कंस्ट्रक्टिव उनको कोऑपरेशन देने तैयार हैं कि वो बिहार को और सीमांचल डेवलप करवाएं। अब इसका जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है कि कोई जीते कोई हारे। हमारा काम लड़ना है, हम लड़ेंगे तो और जीतेंगे। अब हैदराबाद जुबली हिल में नवीन यादव कामयाब हो गए, हमको बड़ी खुशी हुई। हमने ओपनली उनका सपोर्ट किया। ये रेवंत रेड्डी की एज अ चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। आपने अभी कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। कई चिट्ठियां आप इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को लिख रहे थे, उन्होंने स्वीकारा नहीं। अब आप चाहते हैं, कोई भागीदारी भी चाहते हैं क्या सरकार में एनडीए के साथ? नहीं, आप ऐसा क्यों समझते हैं? देखिए, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते हैं। हम तो ओपनली एनडीए के खिलाफ लड़े, आज भी लड़े, कल भी लड़ेंगे। मगर सीमांचल की जनता के लिए, हमारे विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए हम बराबर जाकर गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स से, सीएम से, हमारे को राइट है असेंबली में उठाने का और सवालात करने का, उनसे मुलाकात करके रिप्रेजेंट करने का, वो करेंगे हम, वो हमारी जिम्मेदारी है। मगर ये आइडियोलॉजिकली हम उनसे बिल्कुल अलग हैं। हमने तो 6 सीट जब लिखा लेटर अख्तर अली मान ने कहा कि हमको मंत्री पद मत दीजिए आप, तेजस्वी को हमने कहा था, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन बनाइए और सीमांचल से इंसाफ करिए, यही हमने लिखा था। आज भी हम वही कह रहे हैं। हमको सीमांचल के डेवलपमेंट से मतलब है और रहेगा, क्योंकि वो भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। वहाँ पर छोटे बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी से मर जाते हैं, वेस्टेड होते हैं, 50% महिलाएं मर जाती हैं। आज का सवाल इस बुलेटिन का है, नीतीश कुमार ने आखिरी बार कब और कहां से चुनाव लड़ा था? व्हाट्सएप करिए जवाब, टाइप करिए Q9 स्पेस दीजिए, जवाब लिखिए और इस मोबाइल नंबर पर भेज दीजिए।